ये कहानी है एक ऐसे महान और मधुर गायक की जिनकी आवाज एक शोमैन की आवाज थी, जिनके देहांत के बाद द ग्रेट राज कपूर साहब ने कहा था कि मेरी आवाज इस दुनिया से चली गई। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में जन्मे माथुर परिवार के एक ऐसे हैंडसम नौजवान जो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं थे। फिल्मों में अभिनय किया तो छाप छोड़ दी, लेकिन अपनी पसंद संगीत को हमेशा श्रेष्ठतम माना और जब गाना गाया तो अपने आदर्श को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं यह गाना उन्होंने खुद तो नहीं गाया। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसे सिंप्लिसिटी वाले सिंगर के बारे में जिनकी आवाज सुनने में इतनी आसान लगती है और गाने में उतनी ही कठिन। बात कर रहा हूं द ग्रेट लेजेंडरी सिंगर मुकेश चंद माथुर जी के बारे में, जिन्हें हम सभी प्यार से मुकेश भी कहते हैं। शो बातें सितारों की में इस संस्करण में बात करेंगे द ग्रेट लेजेंडरी गायक मुकेश जी के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मुकेश साहब को अपने पहले गाने को गाने में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। मेरा मतलब है कि पहले सफल गाने को गाने के लिए पहली सफल फिल्म तो आपको पता ही होगी, उनकी थी पहली नजर, जिसमें उनके चचेरे भाई मोतीलाल साहब थे और उसी फिल्म में गीत गाया था मुकेश साहब ने, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। दोस्तों, इस गीत को गाने के लिए पैसे पता नहीं कितने मिले होंगे मुकेश साहब को, लेकिन एक कड़कदार थप्पड़ मिला था। क्या लगा? शौक लगा? भाई मुझे भी जब ये जानकारी हासिल हुई तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि मुकेश साहब को हाथ उठा दे ऐसा कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वे तो इतने सादगी पसंद इंसान थे कि वो कभी ऐसा कोई काम करेंगे भी नहीं कि कोई हाथ उठा ले। लेकिन ऐसा हुआ दोस्तों। दरअसल किस्सा कुछ यूं मशहूर है कि मुकेश साहब चूंकि 4 फिल्मों में अभिनय कर चुके थे और उनकी अपनी आवाज उनके ऊपर फिट नहीं बैठ पा रही थी और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद वे एक अच्छे गायक नहीं है। लेकिन मोतीलाल साहब को उन पर बड़ा यकीन था और बड़ी सिफारिश के बाद उन्होंने मौका दिलाया हमारे प्यारे मुकेश साहब को कि इस फिल्म के गाने जो है वे खुद गाएंगे। अब हुआ किस्सा यूं, मोतीलाल साहब ने बड़ी ही जद्दोजहद के साथ सिफारिश करते हुए मुकेश साहब का पत्ता फिट करा दिया, लेकिन फिल्म डायरेक्टर जो थे या प्रोड्यूसर जो थे या म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो मुकेश साहब से उतने ज्यादा आकर्षित नहीं हुए या यूं कहें उतने ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। मुकेश साहब को भी डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं सिफारिश में मिले हुए काम को मैं ठीक से न कर पाऊं तो मेरे भाई की जो सिफारिश वो भी जाया जाए, और मोतीलाल चूंकि एक बड़े एक्टर थे तो उनकी बात भी खराब हो जाए, उनकी गुडविल खराब हो जाए। तो मुकेश जी ने खुद ही शायद ये अंदाजा लगाया या अज्यूम किया या रिकॉर्डिंग पर जाकर उन्हें ऐसा माहौल महसूस हुआ कि शायद ये गाना उनसे गवाया नहीं जा सकता, ये किसी और से ही गवाया जाएगा। और वो बेफिक्री में अपने मन को उदास किए सीधे किसी बार में घुसे और शराब पीने लगे। अब जब रिकॉर्डिंग पर मुकेश साहब नहीं पहुंचे तो मोतीलाल साहब को पता लगा। मोतीलाल साहब ने कहा भाई वो तो रिकॉर्डिंग पर ही होंगे, हमारी बात हुई थी। म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा हमें तो नहीं पता। अब जैसे तैसे पता करके म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो बार तक पहुंच गए और उन्होंने मुकेश साहब को शराब पीते हुए देखा और उन्हें बड़ा ही लापरवाह समझा और तुरंत एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मुकेश जी भी सन्ना गए। म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मैं तुम्हारे वहां गाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ शराब पी रहे हो। और मुकेश जी ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि मुझे लगा शायद मेरे भाई की सिफारिश पर आप मुझे मजबूरी में काम दे रहे हैं, मैं शायद इस लायक नहीं हूँ इसलिए आप मुझे नहीं बुला रहे हैं या किसी और से गंवाना चाहते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा अरे हम तो तुमसे ही गंवाना चाहते हैं, आओ तुम जैसा भी हो गाओ चलो। और म्यूजिक डायरेक्टर भी घबराए हुए थे, फिल्म डायरेक्टर भी घबराए हुए थे कि भाई अब ये जो कलाकार है या गायक है ये कैसा गाएगा। लेकिन मुकेश जी जो किसी भी काम को करने से पहले पूरी तैयारी पर यकीन करते थे, उन्होंने लगभग 20 दिन तैयारी की थी उस गीत को गाने की। और जब उन्होंने इस गीत को रिकॉर्ड किया तब म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर और स्वयं मोतीलाल जी और वहां मौजूद कई स्टाफ हैरान रह गए, क्योंकि मुकेश साहब ने गाया ही इतना खूबसूरती से था कि सुनने वाला हर शख्स सोचने लगा इतनी प्यारी आवाज, इतनी मधुर आवाज, इतनी टची आवाज जो सीधे मन को स्पर्श कर रही है, कहाँ थी इतने दिनों से यह आवाज और कौन है यह गायक। और मुकेश साहब का सितारा तब चमक पड़ा और बाकी का तो इतिहास है दोस्तों कि के.एल. सहगल साहब ने स्वयं कहा था कि लगता है ये गाना मैंने गाया है जो मुकेश ने गाया था।
एक और रिकॉर्डिंग का किस्सा बड़ा मशहूर हुआ दोस्तों। मुकेश साहब जब अच्छे खासे मशहूर हो गए और अपनी मर्सिडीज में घुमा करते थे और काफी नाम था उनका, कल्याण जी आनंद जी हुए, शंकर जयकिशन हुए, नौशाद साहब हुए, खेमचंद प्रकाश जी हुए, या और भी बड़े बड़े संगीतकार हुए, उनके साथ काम करते थे और बड़ा ही अच्छा खासा नाम था, बड़े सुपरहिट गाने थे, अच्छे खासे पैसे, शानो शौकत थी, बीवी बच्चे, एकदम जो ड्रीम लाइफ होती है एक स्टार की, वैसी लाइफ वो जी रहे थे। लेकिन होता है ना दोस्तों, कटाक्ष करने वाले, तर्क ढूंढने वाले या कटु बातें बोलने वाले किसी न किसी बहाने से तर्क ढूंढकर आपको अपमानित या फिर आपको कहीं ना कहीं रोक कर आपसे बहस करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह के ताने अक्सर मारे जाते थे मुकेश साहब को कि भाई ये ठीक है, सफल गायक है, सीधे साधे गायक है, सीधी सीधी चीजें गा लेते हैं, क्या ही कुछ अलग गा पाएंगे, ये शास्त्रीय गायन में इनका इतना बड़ा नाम नहीं है। जैसे लता मंगेशकर है, मन्ना डे है, मोहम्मद रफी साहब है, कुछ हद तक तलत महमूद साहब है, ये सब गायक देखिए शास्त्रीय गायन सीख कर आए। लेकिन ये मुकेश जी ठीक है, आवाज अच्छी है, पर शास्त्रीय गायन में नहीं। मुकेश जी अक्सर इन सब बातों को अवॉइड कर दिया करते थे। अब एक फिल्म थी भाई, नूतन जी उस फिल्म की हीरोइन थी और गाना बड़ा ही सुपरहिट था, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। उस फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए मुकेश साहब कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो पहुंचे और वहां पर एक शास्त्रीय गायक भी मौजूद थे। थोड़े से नौजवान से थे, नौजवानी खून थोड़ा सा गर्म होता है और तुरंत लड़ने और बढ़ने को तैयार रहता है, और अगर उसमें वो बेरोजगार है तो उसे लगता है कि हर कामयाब आदमी ही उसकी कुर्सी लेकर बैठा है। इसलिए तमतमाते हुए शब्दों में कल्याण जी के सामने जब मुकेश जी अंदर आए और बैठे और उस शास्त्रीय गायक ने मुकेश जी की मर्सिडीज कार को देखा तो तुरंत कल्याण जी से कहने लगे, भाई हम जैसे शास्त्रीय गायन के परिपक्व होनहार गायक घर बैठे हैं, धक्के खा रहे हैं, और ये देखिए भाई प्लेबैक सिंगर को मर्सिडीज में घूम रहे। भाई जीवन तो इनका ही है, क्या ही कहे, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, सीख कर क्या ही कर लिया। लेकिन भाई हमारे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसे पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर मर्सिडीज में कैसे घूमते, आखिर ऐसा क्या है इनमें। अब कल्याण जी ने उस दौर में बहस करना सही नहीं समझा और उस नौजवान को शांत किया और बैठाया और कहा कि आराम करो, अगर अनुभव लेना है तो बैठो, रिकॉर्डिंग सुनो। और कल्याण जी आनंद जी ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, गाना शुरू हुआ, मुकेश साहब ने गाना गाया और इस कदर वो गाना गाया, इस कदर वो गाना गाया, उस शास्त्रीय गायन के संगीत का होनहार योद्धा या यूं कहे वो कमाल का गायक जो वहां बैठा हुआ था, जो तर्क दे रहा था मुकेश जी की गायकी पर, ये कटाक्ष कर रहा था, वो हैरान हो गया, स्तब्ध हो गया। कल्याण जी ने मुस्कुराकर उस गायक की ओर देखा और कहा, अब पता लगा मुकेश जी के पास मर्सिडीज क्यों है और तुम धक्के क्यों खा रहे हो। और वह शास्त्रीय गायन सीखने वाला, सिखाने वाला, शास्त्रीय गायन में गाने गाने वाला शख्स अपने आप को यह यकीन दिला ही नहीं पा रहा था कि बिना ट्रेनिंग के कोई शास्त्रीय गायन पर बना हुआ गीत इतना अच्छे से कैसे गा सकता है। और मुकेश जी ने बड़े ही बेहतरीन से वो गाना गाया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। और गाने के बोल आप जानते होंगे, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। बड़ा ही खूबसूरत सा नगमा। और इस फिल्म के कई गाने, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, ये गाना भी मुकेश जी ने गाया लता जी के साथ मिलकर। और क्या जबरदस्त सुपरहिट यह फिल्म हुई, यह गाना हुआ। और चंदन सा बदन, यह गाना आज भी उतना ही माकूल मालूम होता है, आज भी उतना ही रिलेटेबल मालूम होता है। ऐसा लगता है कितना फ्रेश गाना है। और आप सही मायने में देखें या सुनने या समझने की कोशिश करें, शास्त्रीय गायन की बहुत ही कठिन टेम्पो पे या यूं कहें ट्यून पे इस गाने को बनाया गया था कल्याण जी द्वारा। और जब मुकेश जी ने परफॉर्म किया और जब फिल्म रिलीज हुई, गाना रिलीज हुआ, लोगों ने रेडियो या ऑडियो कैसेट्स या रिकॉर्ड्स में सुना, तो बड़े बड़े शास्त्रीय गायक भी मान गए मुकेश जी की इस गायकी को। तो दोस्तों, ये थे स्टूडियो से जुड़े हुए दो कमाल के किस्से जो हमारे प्यारे सभी के चहेते मुकेश जी से जुड़े हुए थे। अगले एपिसोड में मिलूंगा कुछ और नए नायाब अनमोल किस्सों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं अलविदा। सुनते रहिए बातें सितारों की।